Hello students, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिचपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में। अब तक जो पुरानी वीडियोस थी उसमें हम इसके सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं, साथ ही साथ यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अभी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने यूनिट 3 यानी कि रेफ्रिजरेंट्स के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया था, तो ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं हम इसमें हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया था। रेफ्रिजरेंट्स में हमने रेफ्रिजरेंट के बारे में अध्ययन कर लिया था, उसके टाइप्स अध्ययन कर लिए थे जो मेनली 2 टाइप के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया था, यानी कि रेफ्रिजरेंट को कितनी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर कौन से रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, सेफ्टी कंसिडरेशन के आधार पर कौन कौन से होते हैं, मेनली 3 बताए थे, सेफ रेफ्रिजरेंट, टॉक्सिक एंड मॉडरेटली फ्लेमेबल और हाईली फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स। देन केमिकल कंपाउंड्स के आधार पर होलो कार्बन कंपाउंड्स, एजियोट्रॉप्स, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और मिसलेनियस। इस टाइप के क्या थे हमने अभी तक अध्ययन कर लिए थे रेफ्रिजरेंट्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। अब हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, यानी कि रेफ्रिजरेंट्स में बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए किसी भी एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में, या फिर आइडियल रेफ्रिजरेंट के मुख्यतः क्या वांछित गुण होने चाहिए। तो क्या क्या गुण होने चाहिए इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली क्या है, इसमें 4 टाइप के गुण होते हैं, यानी कि 4 टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक, सेकंड हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, थर्ड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और जो लास्ट है वो क्या, अदर प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो मेनली जो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे वो कितनी हमारी 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर हिंदी में इसको कहें तो ऊष्मागतिकी गुण। ठीक, ऊष्मागतिकी गुण का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके वाष्प में परिवर्तित होने के जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए मिनिमम, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर पर क्या हो जाए, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए। इससे क्यों हो जाए, क्योंकि ऊष्मा ग्रहण करके तुरंत जो हमारा रेफ्रिजरेंट है या प्रशीतक है वो क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे हमारा रेफ्रिजरेशन यूनिट अच्छे से कार्य कर सकेंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, लो फ्रीजिंग पॉइंट। लो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब यानी कि कुछ ही देर बाद जैसे ही वह ऊष्मा अपनी रिलीज़ कर दे, यानी कि अपने अंदर से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करके ऊष्मा जैसे ही रिलीज़ करे उसके उपरांत क्या है, वो तुरंत फ्रीजिंग अवस्था में आ जाए। ठीक, यानी कि आसानी से क्षेत्र को या परिक्षेत्र को ठंडा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव प्रेशर्स बट नॉट वेरी हाई इन कंडेंसर और एवोपरेटर, यानी कि वाष्पित्र व संघनित्र में दाब धनात्मक होना चाहिए हमेशा, परंतु वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब से हमेशा कम होना चाहिए। पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। प्रशीतन निकाय में उच्च दाब के कारण संयंत्र की लागत बढ़ जाती है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या, हाई सेचुरेशन टेम्परेचर। हाई सेचुरेशन टेम्परेचर यानी कि इसका जो सेचुरेशन का टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जिससे आसानी से वो ऊष्मा को ग्रहण कर सके और ऊष्मा को बाहर निकाल सके। और ऊष्मा को ग्रहण व बाहर निकालने से क्या होगा, उसकी जो क्षमता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करने की क्षमता है, वह बहुत अच्छी और कम हो जाएगी, यानी कि आसानी से वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को जनरेट कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
यानी कि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। इस प्रकार प्रशीतक के बहने वाली मात्रा कम होने से प्रशीतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि क्या होगा, जब भी अगर रेफ्रिजरेंट कम मात्रा में प्रवाहित होगा तो रेफ्रिजरेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसी कारण से जो हमारा संपीड़क यानी कि कंप्रेशर है उसमें डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, यानी कि वो विस्थापन कम करने लगता है। तो ये क्या थी हमारी कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब नेक्स्ट जो हमारी है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो उसके रासायनिक गुण होंगे किसी भी अच्छे रेफ्रिजरेंट के, क्या क्या हो सकते हैं वो। ठीक, सबसे पहला तो हमारा क्या है, नॉन टॉक्सिसिटी। नॉन टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो विषैलापन नहीं हो, यानी कि वो विषैला ना हो। ऐसा ना हो कि जिससे क्या है, विषैला होगा तो अगर लीक होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ह्यूमंस पर काफ़ी पड़ेगा, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर पर गलत असर पड़ेगा। ठीक, यानी कि क्या होनी चाहिए, जो हमारा प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। प्रशीतन का प्रभाव मनुष्य पर बुरा नहीं पड़ना चाहिए। यदि प्रशीतक विषैला होगा तो सीधे प्रसार कोल्ड स्टोरेज के लिए नहीं चल सकते हैं। यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज में आपने देखा होगा डायरेक्ट कूलिंग होती है, तो डायरेक्ट कूलिंग में क्या होता है, जो हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, यानी कि जैसे कोल्ड स्टोर्स आपने देखे होंगे, वहाँ क्या रखे रहते हैं, पटेटोज़, आलू वगैरह, और ये सारी जो फल और सब्जियां हैं इनका स्टोरेज किया जाता है। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आते हैं। अगर ये विषैला होगा तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा हमारे फल और सब्जियों को, और वही आगे चल के क्या आ जाएगा, हमारे ह्यूमंस में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉन फ्लोमेबल एंड नॉन एक्सप्लोजिव, यानी कि प्रशीतक को ज्वलनशील और विस्फोटक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आसानी से जल जाए, यानी कि आग पकड़ ले, और साथ ही साथ एक्सप्लोजन कर दें, यानी कि विस्फोट उत्पन्न कर दें। क्योंकि प्रशीतन जब वायु व तेल के साथ मिश्रित हो तो उसमें क्या है, विस्फोट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि विस्फोट हो जाएगा तो क्या करेगा, वो हमारी रेफ्रिजरेशन यूनिट को प्रभावित करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। ठीक, अब जैसे हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट की, तो अमोनिया और मिथाइल क्लोराइड क्या करते हैं, कुछ निश्चित सांद्रता पर जलते हैं। यानी कि जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया और साथ ही साथ क्या होता है, जो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड, ये क्या करते हैं, कुछ सामान्य सांद्रता पर क्या हो जाते हैं, जलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉन कोरोसिवनेस। ठीक, नॉन कोरोसिवनेस से क्या तात्पर्य है, यानी कि उसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपस में कोरोसिव जनरेट्स ना कर ले, जिसके कारण क्या होता है, क्षरण होना शुरू हो जाए। क्या होना चाहिए, हो जाए, क्षरण होना शुरू हो जाए किसी भी प्लांट में उपलब्ध होने वाली यूनिट्स का। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, केमिकल स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिंग, यानी कि ये जो रेफ्रिजरेंट हम प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से केमिकल स्टेबल होना चाहिए, यानी कि किसी भी वायु अथवा अन्य कोई भी पदार्थ के साथ संपर्क में आने पर उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन ना उत्पन्न कर दे, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन उत्पन्न कर देगा तो हमारी रेफ्रिजरेशन यूनिट्स प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नो इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड फूड और अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी हमारे खाने की चीज़ें और अदर प्रोडक्ट्स स्टोर हो रहे हैं उनकी क्वालिटी पर भी कोई असर ना करे, यानी कि उनके साथ मिल ना जाए, जिससे क्या हो जाए, उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाए। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारी हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो भी रासायनिक गुण हैं हमारे रेफ्रिजरेंट्स के। तो सबसे पहला जो रासायनिक गुण है वो क्या है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, यानी कि जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि कंप्रेशन, यानी कि संपीड़न के पश्चात, संपीड़न के प्रवेश पर प्रशीतक का जो विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो मिनिमम होना चाहिए। इस प्रकार समान प्रशीतन क्षमता के लिए संपीड़क का साइज घट जाता है, यानी कि अगर हमें सेम कंप्रेशन रेशियो मेज़र करना है, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का कंप्रेशन रेशियो मेज़र करना है या बनाए रखना है, और उसके साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन एफिशिएंसी को बनाए रखना है एक समान, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो क्या हो रहा है, कंप्रेशन के पश्चात
कंप्रेशन में क्या हो रहा है, प्रवेश किया जा रहा है, ठीक है। कंप्रेशन में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट जब एंटर करता है तो अगर उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है तो क्या होगा, जो हमारा कंप्रेशर है उसमें रेफ्रिजरेशन क्षमता यानी कि एक समान बनी रहेगी और उसका जो साइज़ होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा साइज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या हमारा, लो स्पेसिफिक हीट। लो स्पेसिफिक हीट, अब लो स्पेसिफिक हीट क्यों चाहिए, क्योंकि अतितापन होता है जब, यानी कि सुपर हीटिंग होती है, तो कम से कम करने के लिए क्या होता है, वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा अधिक से अधिक होनी चाहिए। एक तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होनी चाहिए, इसकी अधिक से अधिक होनी चाहिए, परंतु द्रव की विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए। यानी कि वाष्प की जो रेफ्रिजरेंट वाष्प में है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो सकती है, लेकिन अगर द्रव अवस्था में है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे थ्रॉटलिंग के बाद बनने वाली वाष्प की मात्रा कम से कम होती है। जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो जाता है जो वाष्प होती है उसकी मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो स्पेसिफिक हीट कम होने के कारण जो वाष्प है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक रहेगी, लेकिन द्रव की विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो थ्रॉटलिंग के पश्चात यानी कि एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रॉटल डिवाइस में जब एक्सपेंडिंग हो जाती है, थ्रॉटल प्रोसेस हो जाता है, तो जो वाष्प आगे जो ट्रांसफ़र होती है, मतलब द्रव ट्रांसफ़र होता है, उसमें वाष्प की मात्रा सबसे कम होती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि प्रशीतन की जो ऊष्मीय चालकता है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार वाष्पित्र व संघनित्र की दक्षता बढ़ जाती है और कम साइज के पाइपों को प्रयोग में लिया जा सकता है। अगर कंडक्टिविटी कम होगी तो पाइप का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, लो विस्कोसिटी, यानी कि इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। लो विस्कोसिटी से क्या फ़ायदा है, जब प्रत्येक प्रशीतक के लिए इनका मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इस प्रकार ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो आसानी से किया जा सकता है और जो प्रेशर कम होता है, यानी कि जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है वो क्या होगा, कम से कम होगा, यानी कि उसमें किसी प्रकार के डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, यानी कि प्रेशर हम आसानी से लूज़ नहीं होने देंगे अगर हमारी विस्कोसिटी क्या रहेगी, लो रहेगी, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन यानी कि पूरी तरीके से इंसुलेटिंग सरफेस होना चाहिए। इंसुलेटिंग होगा तो क्या होगा, जो मोटर हैं, कंप्रेशर हैं, ठीक, इनकी वाइंडिंग क्या होगी, सीधे सीधे संपर्क में नहीं आएगी रेफ्रिजरेंट के, और रेफ्रिजरेंट के अगर संपर्क में नहीं आएगी तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, अदर प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। किस में आती हैं, अदर प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, ईज़ ऑफ लीकेज लोकेशन, यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर वो लीक होना शुरू हुआ है, रेफ्रिजरेशन यूनिट से लीक होना प्रारंभ हुआ है, तो वो आसानी से क्या हो जाए, डिटेक्ट हो जाए कि कहाँ वो लीक हो रहा है, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी आसानी से, ठीक। यानी कि जो अपनी विशेष गंध के कारण क्या हो सकते हैं, ये पहचाने जा सकते हैं। इस प्रकार के क्या होने चाहिए, रेफ्रिजरेंट होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। सबसे मेन चीज़, जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं हमारे रेफ्रिजरेशन यूनिट में, वो क्या होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इस प्रकार का रेफ्रिजरेंट यूज़ करने लगें कि अगर दोबारा उसको फिल करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वो कहीं मिल ही नहीं रहा आसानी से, यानी कि अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ लो कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग के हिसाब से अगर रेफ्रिजरेशन यूनिट को हमें मेंटेनेंस, सर्विसिंग, इन सब में कम उसका कॉस्ट रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है उसकी भी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि दोबारा यूज़ करने के लिए हम उसका उपयोग ही ना कर सकें, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ईज़ ऑफ हैंडलिंग, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट है वो आसानी से हैंडल किया जाना चाहिए। किसी भी विशेष प्रकार के उपकरणों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको हैंडल करने के लिए विशेष उपकरण, विशेष शूट का यूज़ किया जाए, जिससे क्या हो जाए, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाई COP वैल्यू, यानी कि उसका जो निष्पादन गुणांक है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक। संपीड़क शक्ति को न्यूनतम प्रयोग में लाने के लिए प्रशीतक को उच्च निष्पादन गुणांक पर रखना चाहिए, रखना होता है।
क्या होता है, जब भी संपीड़क शक्ति यानी कि कंप्रेशर की जो पावर है उसको न्यूनतम प्रयोग में लाया जाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, COP वैल्यू अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लो पावर कंजप्शन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है वो पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर कम से कम पावर का प्रयोग करे, यानी कि ऐसा ना हो कि वो बहुत अधिक पावर का प्रयोग करना शुरू कर दे, ठीक, वरना ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्या है, लो प्रेशर रेशियो एंड प्रेशर डिफरेंस, यानी कि जो भी रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर रेशियो से तात्पर्य जब वो द्रव अवस्था या वाष्प अवस्था में है तो उसका प्रेशर रेशियो और प्रेशर डिफरेंस जो भी है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होगा तो क्षरण होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ हम रेफ्रिजरेशन यूनिट को आसानी से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये क्या थी, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसी भी आइडियल रेफ्रिजरेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ मेन रेफ्रिजरेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे, मेन रेफ्रिजरेंट्स के। अब सबसे पहला जो हमारा रेफ्रिजरेंट है जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है वो कौन सा हमारा, वो है हमारा वाटर। क्या है हमारा, वाटर, ठीक। तो वाटर के बारे में पढ़ते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। वाटर इज़ द वन ऑफ द सबस्टांस फिल्ड विद परफेक्ट केमिकल एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसमें ऊष्मागतिकी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण बहुत अच्छे होते हैं। इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट फॉर डिकेड्स ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी, ईजी अवेलेबिलिटी। बहुत प्राचीन टाइम से क्या है, हम वाटर को एज अ रेफ्रिजरेंट प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से मिलने वाला है ये, ठीक। और साथ ही साथ जो उसका चिल्ड कूलिंग प्लांट्स में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पुट टू यूज़ इन सर्किट्स फॉर लोअरिंग द टेम्परेचर, यानी कि सर्किट्स में भी इनका प्रयोग किया जाता है टेम्परेचर को मिनिमम करने के लिए। और साथ ही साथ क्या होता है, इसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या रहता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या है, आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और क्या एक और क्या गुण है इसमें, यह जब पश्चाग्र संपीड़न होता है यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, आसानी से। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, हमारे HFCs, क्या है हमारे HFC, ठीक। HFCs होते हैं जो इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है किसमें, एयर कंडीशनिंग में, कार्स के लिए या कमर्शियल रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन द air conditioned cars but also put to use in commercial refrigerant space in refrigerant piping, यानी कि इसका क्या है, मेनली प्रयोग किया जाता है किसमें, एयर कंडीशनिंग गाड़ियों के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग में जब प्रयोग किया जाता है तब क्या करते हैं, वहाँ भी कमर्शियल एरिया में इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये R131 और 134 ग्रुप्स के होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें मिनिमम टॉक्सिसिटी यानी कि बहुत ही कम विषैला होता है, नॉन कंबस्टाइल यानी कि दहनशील आसानी से नहीं हो सकता, और फ्लोलेस थर्मल स्टेबिलिटी, हमेशा क्या रहता है ये थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि कोई भी डिफेक्ट्स नहीं आते इसके थर्मल स्टेबिलिटी में। और साथ ही साथ नॉन कोरोसिव होता है यानी गैर क्षरण नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जो नेक्स्ट हमारे हैं वो क्या है, हाइड्रोकार्बन या HCs, ठीक है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दिस रेफ्रिजरेंट फिल्ड विद द केमिकल that are used to commercial refrigerant system and air conditioning system and domestic refrigeration systems, यानी कि ये रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, केमिकल रेफ्रिजरेंट होते हैं। और साथ ही साथ इनका प्रयोग क्या करते हैं, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में, होम रेफ्रिजरेशन में, और किसी भी क्षेत्र में रेफ्रिजरेशन अगर हमें जनरेट करना है तो क्या करते हैं, इस प्रकार के हम रेफ्रिजरेंट्स का, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक। दिस रेफ्रिजरेंट इज एप्ट इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए। इट हैज़ अ प्रोपेन विद ज़ीरो ODP, ओजोन लेयर डिप्लीशन पोटेंशियल, यानी कि ये क्या होते हैं, जो ज़ीरो ODP वाले होते हैं, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल वाले होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या है, इसको जहाँ भी यूज़ किया जाएगा वहाँ मेनली स्पेसिफिक सेफ्टी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि विशेष प्रकार की सेफ्टी इंस्टॉलेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक।
नेक्स्ट क्या है हमारा अमोनिया, ठीक, अमोनिया या R717 ग्रुप में कहते हैं। वैसे अमोनिया को क्या लिख सकते हैं हम, NH3, ठीक है। अमोनिया इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट इन इंडस्ट्रियल कूलिंग प्लांट्स। सबसे पुराना क्या है, ये रेफ्रिजरेंट है जो कि इंडस्ट्रियल कूलिंग प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। इट इज़ पावर पैक्ड विद हैलोजन फ्री केमिकल्स, यानी कि क्या किया है, इसको हैलोजन मुक्त रसायनों का पावर पैक कहा जाता है, उन्हीं के साथ इसको प्रयोग करते हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेस स्मॉलर कंपोनेंट्स देयर फॉर इरेडिक्टिंग द नीड ऑफ बिग कूलिंग प्लांट्स। मेनली क्या है, जो हमारी अमोनिया है वो छोटे प्लांट्स में यूज़ की जाती है, यानी कि जहाँ भी छोटे प्लांट्स में हमें कूलिंग इफेक्ट जनरेट करना है वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। बड़े प्लांट्स में इसका प्रयोग नहीं किया सकता, इसलिए इसका बड़े प्लांटों में प्रयोग समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या है, इसका एक लोअर मॉलिक्यूल वेट्स होते हैं, इसके हाई क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसका हाई COP होती है, और साथ ही साथ ये डैमेजिंग इफेक्ट जनरेट करता है, यानी कि क्या करता है, ये हमारे ट्यूब्स को और पाइप्स को क्षरण करना प्रारंभ कर देता है अमोनिया द्वारा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसका जो क्वथनांक है, यानी कि वो क्या होता है, -33 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो क्या होता है, जो लो कूलिंग्स होती हैं वहाँ पर इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसकी क्या है, गे ऊष्मा वो क्या रहती है, ऑटोमेटिकली कम होती है, ठीक। लेकिन ये क्या है, इसमें एक क्वालिटी है कि इसकी जो गंध होती है वो तीखी होती है, जो कि अगर लीक होता है तो आसानी से इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक। और इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ करते हैं हम, आइस मेकिंग में, यानी कि बर्फ़ बनाने वाले संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। CO2 इसको किस ग्रुप में कहा जाता है, इसको कहा जाता है R744 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में देखते हैं कि दिस रेफ्रिजरेंट हैज़ टू बी हैंडल्ड विद केयर ड्यू टू इट्स हैवी वेट। हैवी वेट के कारण क्या करते हैं, इसको अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। वाइल सिचुएशन ऑफ लीकेज इट माइट बी रिप्लेस ऑक्सीजन, यानी कि जब भी क्या है, ये रिसाव की स्थिति में क्या कर लेता है, ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, ठीक है। ऑन द ब्राइटर साइड CO2 R744 हैज़ अ मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पर सबसे कम इफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ क्या, ये नॉन टॉक्सिक है और नॉन फ्लेमेबल है, यानी कि विषैला भी नहीं है और ज्वलनशील भी इसकी कम रहती है। और साथ ही साथ क्या है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी जो COP है, COP क्या रहेगी, वो इसकी COP औरों की अपेक्षा कम रहती है, ठीक। और साथ ही साथ क्या है, इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, अधिक रहता है। वर्किंग प्रेशर क्या करती है, ये अधिक बनाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, या फिर इसको F22 या R22 भी कह दिया जाता है, ठीक। और इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, डाईफ्लोरोमोनोक्लोरोमीथेन, ठीक है, HCFC। अब इसमें क्या क्या मतलब इसके क्या क्या गुण हैं, इसका जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो अमोनिया की अपेक्षा क्या रहता है, अधिक रहता है, ठीक। इसका अंतिम विसर्जन तापमान कम रहता है, इसी कारण से क्या करते हैं, F22 का प्रयोग करते हैं, किसकी जगह, F12 की जगह, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, यह टॉक्सिक नहीं होता, क्या नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होता। और मेनली क्या है, ये नॉन फ्लेमेबल होता है, क्या होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है। लेकिन इसकी एक ही प्रॉब्लम थी, क्या करता था ये, जो हमारा ओजोन डिप्लीशन है वो इसका अधिक रहता है, यानी कि ओजोन को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए क्या है, इसका प्रयोग एयर कंडीशनिंग में नहीं किया जा रहा है। किस लिए नहीं किया जा रहा है, एयर कंडीशनिंग में नहीं किया जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, इसका यूज़ एयर कंडीशनिंग में किया जाता था, अब क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कोल्ड स्टोरेज प्लांट, जहाँ पर क्या किया जाना है, आइसक्रीम बनाना है, आइसक्रीम्स का प्रोडक्शन होता है। और ऐसे प्लांट्स जहाँ पर टेम्परेचर को -29 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग में लाना है, वहाँ क्या करते हैं, इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा, R410 ठीक है। इस प्रकार के जो रेफ्रिजरेंट हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट, ये क्या है,
बहुत ही कॉमन यूज़ किए जाने वाले रेफ्रिजरेंट हैं। बेसिकली ये बने किससे होते हैं, ये 2 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट डाईफ्लोरोमेथेन और पेंटाफ्लोरोथेन इनके द्वारा इनको बनाया जाता है। ठीक, और मेनली क्या होते हैं, ये ओडीपी रेफ्रिजरेंट नहीं होते, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, इनका प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, चिलिंग यूनिट्स के लिए या कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में आजकल इनका प्रयोग किया जाने लगा है। और अगर बड़े एयर कंडीशनर जैसे कंपनीज वगैरह में या प्लांट वगैरह में, वहाँ क्या करते हैं, इसी प्रकार के रेफ्रिजरेंट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, अब लास्ट जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या है, R600 सीरीज़ के रेफ्रिजरेंट हैं। क्या है, हमारे R600 सीरीज़ के रेफ्रिजरेंट्स हैं। ठीक है, R600 सीरीज रेफ्रिजरेंट इज एनरिच्ड विद नेचुरल सोर्स हैविंग 0 ODP, यानी कि इसमें 0 ODP वाले हैं, ओजोन डिप्लीशन प्रोटेक्टिंग वाले होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न नहीं करते, और ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में इनका बहुत कम इनका हिस्सा है, बहुत कम संभावना है। इट हैज़ डिज़ाइंड विद द अटर मोस्ट प्रिसीजन टू अवॉइड फायर इश्यू, यानी कि मेनली क्या है, यह आग आसानी से नहीं पकड़ते। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे कुछ रेफ्रिजरेंट्स थे जिनका के हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अब मेनली क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी भी रेफ्रिजरेंट का, यानी कि किस प्रकार से उसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तो मेनली क्या, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है वो क्या होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है उसका थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और साथ ही साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उनके आधार पर क्या करते हैं, हम रेफ्रिजरेंट का चयन करते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेंट किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं। टेक्निकल इश्यूज़ मतलब किन टेक्निकल इश्यूज़ के आधार पर हमें रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करना है, यानी कि स्थान, और साथ ही साथ क्या है, जो हमारी पाइपिंग्स वगैरह यूज़ हो रही है या जो मशीनरीज यूज़ हो रही हैं उसमें किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, यानी कि आर्थिक पहलू, ये तो मेन चीज़ है। कोई भी यूनिट डिज़ाइन की जा रही है तो उसमें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जो भी रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो लो कॉस्ट होना चाहिए, यानी कि हमारे आर्थिक क्षेत्र पर कार्य करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा सेफ्टी, सेफ्टी के आधार पर हम चयन करते हैं, यानी कि जो सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कोई रेफ्रिजरेंट हमने यूज़ कर लिया, सस्ता तो है लेकिन वो किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है, तो यह क्या है, हानिकारक होगा, यानी कि वो सुरक्षा भी प्रदान करे आसानी से। और लास्ट क्या है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, क्या वातावरणीय कारक। मेनली क्या है, जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 ODP, क्या होना चाहिए, 0 ODP की होने चाहिए, यानी कि ओजोन डिप्लीशन जो प्रोटेक्टिंग है उसमें क्या होना चाहिए, वो 0 उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ओजोन लेयर को समस्या उत्पन्न करें। ठीक है, और वातावरण को प्रदूषित करें। तो ये क्या थे, हमारे चुनने का तरीका था कोई भी रेफ्रिजरेंट को। ठीक, अब क्या हमारे कुछ लीक डिटेक्शन मेथड्स भी हमें पढ़ने हैं। इनके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं करना, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से लीक डिटेक्शन मेथड्स होते हैं रेफ्रिजरेंट्स के लिए। ठीक, तो सबसे पहला क्या हमारा सोप बबल मेथड है। ठीक, ये क्या एक प्रकार का विजिबल, यानी कि इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं, और सभी रेफ्रिजरेंट के साथ क्या करता है, ये कार्य कर सकता है। अब कैसे कार्य करता है, साबुन के मिक्सचर को क्या करते हैं, हम ट्यूब्स पर डाल देते हैं। तो जैसे ही ट्यूब्स पर डालेंगे तो जहाँ भी क्या होगा, लीक कर रहा होगा रेफ्रिजरेंट, वो क्या करने लगेगा, बबल्स उत्पन्न करने लगेगा। क्या करने लगेगा, बबल्स उत्पन्न करने लगेगा। तो आसानी से हम लीकेज का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा फ्लोरसेंट डाई विजिबल मेथड। तो इस जो मेथड है इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम फ्लोरसेंट डाइज होती हैं, यानी कि फ्लोरसेंट की कुछ तत्व होते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं, जैसे ही लेप लगा दिया जाता है हमारे ट्यूब्स पर, तो जैसे ही क्या कोई लीकेज होना शुरू होता है फ्लोरसेंट का रंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, पेंट का कलर चेंज हो जाता है।
ठीक है, और हमें पता चल जाता है कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स। ये सबसे ज़्यादा आज के वक्त में यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, डिटेक्शन करते हैं लीकेज का। इसमें हैलाइड और उनकी टॉर्चेस होती हैं जो क्या करती हैं, एक आर्क उत्पन्न करती हैं। जैसे ही आर्क उत्पन्न करती हैं, अगर लीकेज हो रहा है तो वो उसके संपर्क में आने लगता है और एक नया आर्क उत्पन्न करने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अल्ट्रासोनिक। तो इसमें क्या, अल्ट्रासोनिक लाइट्स डाली जाती हैं पूरी पाइपिंग पर या पूरे रेफ्रिजरेशन यूनिट में। उसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि कहाँ लीकेज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कोरोना डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज भी कहते हैं। ये सिमिलर होता है किसकी तरह, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हीटेड डायोड, यानी कि डायोड्स हम लगा देते हैं। कैथोड और डायोड दो चीज़ें होती हैं, तो डायोड्स हम लगा देते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, और जैसे उसको जला मतलब ऑन करते हैं तो जो भी लीक रेफ्रिजरेंट है वो क्या होने लगता है, उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। और अगर पावर की सप्लाई होने लगी, इसका तात्पर्य क्या है, किसी न किसी प्रकार का लीकेज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, हीटेड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ किया जाता है, ये सिमिलर है किसकी तरह, जो हमारा हीटेड डायोड प्रोसेस है। और नेक्स्ट और लास्ट क्या है हमारा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड टेक्निक्स के द्वारा क्या है, कोई भी गलत चीज़ का हम पता कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के डिफेक्ट का हम पता कर सकते हैं इंफ्रारेड टेक्निक से। ठीक है, तो ये क्या होती है, मशीन्स लगी होती हैं जो आसानी से क्या होती है, इंफ्रारेड रेज भेजती हैं, और कहीं भी अगर डिफेक्ट है किसी भी प्रकार का तो उस डिफेक्ट का ये अनुमान लगा लेती हैं। ठीक, तो ये क्या थे, हमारे लीक डिटेक्शन मेथड्स थे हमारे रेफ्रिजरेंट्स के लिए। तो आपकी जो सेकंड यूनिट थी उसमें, और थर्ड यूनिट थी रेफ्रिजरेंट्स, उसमें आपको केवल इतना ही अध्ययन करना था। और अगर किसी को इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ से पीडीएफ्स या लिंक्स देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।